हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है साइंस अकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं पाचन एवं अवशोषण के पार्ट 7 की। इसके अंदर हम बात करेंगे किसकी? पचित पदार्थों का अवशोषण। किसकी बात करेंगे? पचित पदार्थों का अवशोषण। तो आज हम बात करेंगे किसकी? पचित पदार्थों का अवशोषण। इसके अंदर बात करते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा था कि मनुष्य के शरीर में जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसका पाचन कैसे होता है। पाचन का कुछ पार्ट जो होता है वो मुख के अंदर हो जाता है, उसके बाद कुछ पार्ट आमाशय में होता है, उसके बाद कुछ पार्ट छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत के अंदर पाचन की कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी अवशोषण। तो अवशोषण की बात करते हैं तो अवशोषण 3 प्रकार का होता है। पहला अवशोषण होता है निष्क्रिय अवशोषण। कौन सा अवशोषण? निष्क्रिय अवशोषण। दूसरा जो अवशोषण होता है वो होता है सक्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण। और जो थर्ड नंबर का जो अवशोषण होता है वो होता है सुसाध्य अवशोषण। कौन सा? सुसाध्य अवशोषण। कौन सा होता है? सुसाध्य अवशोषण। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी निष्क्रिय अवशोषण की। किसकी बात करेंगे? निष्क्रिय अवशोषण। तो निष्क्रिय अवशोषण के अंदर क्या होता है कि ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि जो सक्रिय अवशोषण होता है इसके अंदर क्या होता है कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा मतलब एटीपी। तो इसके अंदर क्या होता है? एटीपी की आवश्यकता होती है। सुसाध्य अवशोषण की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्या होता है? वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से पोषक पदार्थों का अवशोषण निष्क्रिय होता है, किस पदार्थ का अवशोषण सक्रिय होता है और किस पदार्थ का अवशोषण सुसाध्य प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो अब हम बात करते हैं पहले किसकी? निष्क्रिय अवशोषण की। तो निष्क्रिय अवशोषण के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड या जिसे हम अमीनो एसिड भी बोल सकते हैं, और क्लोराइड। ग्लूकोज, अमीनो एसिड और क्लोराइड जो होते हैं इनका परिवहन जो होता है वह निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय का मतलब होता है कि सरल विसरण की सहायता से होता है। अब हम सरल विसरण को भी बोल सकते हैं कि सांद्रता प्रवणता के अनुसार। जैसे कि हमारा मकान होता है उसके अंदर जो टंकी में ऊपर पानी जो होता है वो बिना किसी ऊर्जा के वो अपने आप नल के अंदर आ जाता है। तो वो होती है सांद्र प्रवणता, यानी कि उच्च सांद्रता से जब निम्न सांद्रता के अंदर किसी भी पदार्थ का परिसरण होता है तो उसके अंदर एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? सक्रिय अवशोषण की। तो यहाँ से अब हम बात करेंगे किसकी? सक्रिय अवशोषण। तो सक्रिय अवशोषण के अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर क्या जाता है? ग्लूकोज आ जाता है, वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल। ग्लूकोज का कुछ पार्ट जो होता है वह सक्रिय परिवहन भी होता है। ग्लूकोज, वसा, अम्ल एंड ग्लिसरॉल। क्या? ग्लिसरॉल। ग्लूकोज, वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल जो होता है यह क्या होता है कि इनके अवशोषण के अंदर एनर्जी की आवश्यकता होती है, यानी कि एटीपी की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारे जो मकान के नीचे पानी का टैंक होता है वहाँ से पानी को ऊपर की टंकी में चढ़ाने के लिए अपने को मोटर की आवश्यकता होती है। मोटर एक इलेक्ट्रिक पावर होती है। एनर्जी तो लग रही है, भले कोई सी भी एनर्जी लगे। तो इसलिए सक्रिय परिवहन या सक्रिय अवशोषण के अंदर क्या होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है, यानी कि एटीपी की आवश्यकता होती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कौन सा? सुसाध्य अवशोषण। सुसाध्य अवशोषण की बात करते हैं तो इसके अंदर आता है ग्लूकोज और एमिनो एसिड के। इसके अंदर भी कौन कौन से आएंगे? ग्लूकोज और एमिनो एसिड। इसके अंदर क्या आएगा? कौन? ग्लूकोज और एमिनो एसिड। ग्लूकोज और एमिनो एसिड जो होते हैं इनके परिवहन में एनर्जी यानी कि एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वाहक प्रोटीन की आवश्यकता यानी कि सहायता की आवश्यकता होती है। जैसे कोई बॉल होती है, जैसे वो पड़ी हुई होती है, लेकिन अगर यदि हम उसको एक बार पुल कर देंगे, यानी उसको अगर एक बार धक्का दे देंगे तो वो आगे गुड़ती हुई यानी कि खिसकती हुई आगे चली जाएगी। ठीक है, तो उसी तरह क्या होता है कि इनको भी किसी की जरूरत पड़ती है, लेकिन एटीपी या एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस सहायकर्ता की आवश्यकता होती है। तो ये कौन कौन से परिवहन पढ़े आपने? निष्क्रिय अवशोषण पढ़ लिया, सक्रिय अवशोषण पढ़ लिया और सुसाध्य अवशोषण पढ़ लिया। अवशोषण एक परिवहन का ही प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि इन पदार्थों का अवशोषण होता है, इसके बाद रक्त में चले जाते हैं। रक्त इन पोषक पदार्थों को
ऊतकों या कोशिकाओं तक पहुंचाता है उनकी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, तो ये बात थी अवशोषण की प्रक्रिया की, और कौन कौन से पदार्थों का किस प्रोसेस की सहायता से अवशोषण होता है। अब हम बात करेंगे किसकी, कि अवशोषण जो होता है वह मुख में किसका होता है, आमाशय में किसका होता है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यानी कि कौन से पार्ट में किन पदार्थों का अवशोषण होता है, उसकी बात हम करेंगे एक एक टॉपिक को लेके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुख में अवशोषण। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, मुख में अवशोषण। मुख में अवशोषण की बात करते हैं तो मुख के अंतर्गत क्या होता है कि कुछ औषधियों का अवशोषण होता है मुख्यतः। मुख में अवशोषण की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि मुख्यतः औषधियों का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है यहाँ पे, औषधियों का अवशोषण होता है, औषधियों का अवशोषण होता है। यानी कि यहाँ पे और पदार्थों का अवशोषण कम होता है। यदि हम कोई भी औषधि अगर यदि हम मुंह में ग्रहण करते हैं तो उसका सबसे पहले अवशोषण जो होता है मैक्सिमम पार्ट कहाँ पे हो जाता है, मुख गुहा में हो जाता है, जिसे हम मुख भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपनी जीवा की जो निचली सतह होती है वो जब म्यूकस के संपर्क में आती है तो वहाँ पे भी कुछ भाग औषधियों का अवशोषण हो जाता है। सिर्फ मुख के अंदर इतना ही अवशोषण होता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे किसकी, आमाशय में अवशोषण। किसके अंदर करेंगे, आमाशय में अवशोषण। आमाशय में अवशोषण की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ मात्रा में जल, कुछ मात्रा में शर्करा, क्या कुछ मात्रा में जल, कुछ मात्रा में शर्करा। लेकिन ये जो शर्करा होती है ये होती है सरल शर्करा। कौन सी शर्करा होती है, सरल शर्करा। इसके बाद आता है कौन सा, एल्कोहल। एल्कोहल शराब, यानी कि जल, शर्करा जो कि सरल शर्करा होती है, एल्कोहल यानी कि शराब, जिसे हम दारू भी बोल सकते हैं या बोलते हैं, दारू भी बोलते हैं। तो एल्कोहल का अवशोषण जो होता है वह मैक्सिमम पार्ट आमाशय के अंदर हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो ज़्यादा शराब का सेवन करता है उसके पेट में दर्द होता है या पेट में जलन होती है, तो वो जलन कहाँ पे होती है, आमाशय में होती है। तो जल, सरल शर्करा, एल्कोहल आदि का अवशोषण जो होता है, यानी कि मैक्सिमम अवशोषण इनका कहाँ पे हो जाएगा, आमाशय। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी छोटी आंत की। तो छोटी आंत के अंदर बात करते हैं तो इसकी बात करेंगे अब हम, छोटी आंत। छोटी आंत में पोषक पदार्थों के अवशोषण की बात करते हैं तो पोषक पदार्थों का, किनका, पोषक पदार्थों का मुख्य अवशोषण स्थल, यानी कि पोषक पदार्थों का मुख्यतः अवशोषण कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। तो पोषक पदार्थों का मुख्य अवशोषण स्थान बोल लो या फिर अपन स्थल बोल सकते हैं। जैसे कि औषधियों का अवशोषण मुख्यतः कहाँ पे होगा, मुख के अंदर। जल, शर्करा और एल्कोहल का मुख्य अवशोषण कहाँ पे होगा, आमाशय में। उसी तरह पोषक पदार्थों का जो मुख्य अवशोषण होगा वो होगा छोटी आंत में। इसके बाद अपन के पास आ जाते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत की बात करते हैं तो बड़ी आंत के अंतर्गत भी आपको पता है कि यहाँ पे पाचन की कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है। यानी कि छोटी आंत के अंदर पहले बोल सकते हैं कि यहाँ पे पाचन जो होता है वह अनुपस्थित होता है, लेकिन मैक्सिमम अवशोषण जो होता है वह बड़ी आंत में ही होता है। इसके अंतर्गत आता है जल, खनिज एवं पोषक पदार्थों का अवशोषण यहाँ पे भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पाचन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। मैक्सिमम अवशोषण बड़ी आंत के अंदर ही होता है, लेकिन जल, खनिज और पोषक पदार्थों का अवशोषण जो होता है वो कहाँ पे होता है, बड़ी आंत में। यहाँ पे कुछ मात्रा में औषधियों का अवशोषण भी होता है, तो यहाँ पे अपन कुछ औषधि भी लिख सकते हैं। तो ये था अपना कौन, अवशोषण की। अवशोषण की प्रोसेस 3 टाइप की होती है, निष्क्रिय, सक्रिय, सुसाध्य। अभी इस प्रोसेस के तहत किन किन पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है तो वो अपन ने देखा। उसके बाद हमने बात की कि किस भाग में किन पदार्थों का अवशोषण ज़्यादा होता है, तो वो अपन ने बात की। ये तक क्या, अवशोषण। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी के अंदर जो लाइन टू लाइन थी वो क्लियर हो चुकी है। इसके अलावा लाइन, एनसीईआरटी की लाइन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा सिर्फ यहीं से आएगा। इसके अलावा आपके पाचन के अवशोषण का पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे डिजीज, पाचन की डिजीज के बारे में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।